अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पे खुश आमदीद। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम आपको सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक बहुत सारे मुफीद मशवरे और कीमती रिसर्च फराहम करते हैं। आज जिस टॉपिक का मैंने अहाता किया है, जिस टॉपिक को मैंने कोशिश की है कि इसका आपको थोड़ा सा इसके बारे में नो हाउ हो सके, वो है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा ज़हनी मर्ज़ है जिसके अंदर जो पेशेंट होता है वो एक गैर मरई, गैर मामूली, गैर हकीकी दुनिया की तरफ चला जाता है। उसकी फीलिंग्स, जो वो देख रहा होता है, जो वो महसूस कर रहा होता है, जो वो सुन रहा होता है, वो बिल्कुल एक ऐसा लगता है गोया उसकी एक अपनी अलग ही दुनिया है और उसका हकीकी दुनिया से एक तरह से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। और ये सूरत-ए-हाल ना सिर्फ़ उसके लिए बल्कि उसके ख़ानदान वालों के लिए बहुत तकलीफ़ देह और बहुत ज़्यादा परेशान-कुन होती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मर्ज़ है जो कि क्यूरेबल नहीं है लेकिन ट्रीटेबल है। साइंस की इस दुनिया ने बहुत ही मौसर किस्म का इलाज इसका निकाला है और इस इलाज की वजह से बहुत सारे लोग जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार होते हैं पूरी दुनिया में, वो एक अच्छा इलाज होने के बाद अपने काम पे, अपनी ज़िंदगी में, अपने हॉस्टल में, अपनी लाइफ़ में वापस जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से दोबारा एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए इसके सिम्पटम्स को जानना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके सिम्पटम्स क्या हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स क्या होते हैं और जितनी जल्दी मुमकिन हो इसकी ट्रीटमेंट लेना, इसको फ़ौरन टैकल करना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे 16 से 30 साल की उम्र के दरमियान ये अटैक होता है और इसका ये जो सबसे पहला फ़ेज़ होता है, इसको साइकोसिस कहते हैं। साइकोसिस का वो इनिशियल स्टेज है जिसके अंदर पेशेंट को बहुत ही जल्दी आप ट्रीटमेंट के ज़रिए वापस लेकर आ सकते हैं और लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसके सिम्पटम्स का पता हो। सिम्पटम्स के बारे में आपको बताती हूँ कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इसके मुख्तलिफ तरह के सिम्पटम्स होते हैं। इसकी जो 3 बड़ी-बड़ी क्लास हैं, उनमें पहली क्लास साइकोटिक सिम्पटम्स हैं, फिर नेगेटिव सिम्पटम्स हैं और तीसरे जो हैं वो कॉग्निटिव सिम्पटम्स हैं। साइकोटिक सिम्पटम्स की भी आगे इन्होंने थोड़ी-सी अक़साम बताई हैं और मैं आपको बहुत जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करती हूँ कि इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके साइकी से मुतालिक हैं, नफ्सियात से मुतालिक हैं, तो इसलिए इनकी नंबरिंग भी वैसे ही की गई है। जैसे सबसे पहले इसमें हेलुसिनेशंस हैं। हेलुसिनेशंस क्या हैं? यानी एक फ़रेबकारी। ऐसा इंसान वो चीज़ देख रहा होता है जो कि आप नहीं देख पाते। अब शीशे में अपना ही चेहरा देख के डर जाएगा, या ये कि आप नहा के आएँ लेकिन उसको आप से बदबू आएगी। आपके हवाले से उसकी फीलिंग्स मुख्तलिफ होना शुरू हो जाएँगी, अगरचे कि आप उसकी माँ हैं, अगरचे आप उसके बाप हैं, अगरचे आप उसके बहन-भाई हैं। लेकिन हो सकता है कि वो आपसे खौफ का शिकार होने लगे, हो सकता है कि वो आपकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होने लगे, लेकिन ये उसकी अपनी ही बनाई हुई एक फ़रेबी दुनिया है जिसके अंदर वो कुछ वक़्त के लिए चला जाता है। दूसरे इसमें डेल्यूशंस होते हैं, यानी कि आपके उस इंसान के वहम होते हैं और ऐसा पर्सन जो है ये किसी भी तरह का कोई वहम पाल सकता है। मिसाल के तौर पे उसके ज़हन में ये वहम आ सकता है कि ये वाला जो शख्स है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा ख़तरा है, ये मुझे नुकसान दे सकता है, ये मुझे तकलीफ़ दे सकता है और वो उससे दूर होना शुरू हो जाए। हो सकता है कि वो शख्स उसकी अपनी माँ हो सकता है कि वो शख्स उसका अपना ही कोई सगा हो, लेकिन चूँकि वो डेल्यूजन्स में आ जाता है, वहम में आ जाता है, तो मेबी वो उसी शख्स से दूर भागना शुरू हो जाए। फिर इसी तरह उसके ज़हन में ये वहम आ जाए कि मुझे किसी के मैसेजेस आ रहे हैं जिनका मुझे रिप्लाई करना है, टीवी में आ रहे हैं, रेडियो में आ रहे हैं, हालाँकि इनके अंदर कोई मैसेजेस नहीं आते, लेकिन वो अपनी एक वहम जो है वो उसको पाल ले कि हाँ, यहाँ पे मुझे कोई मखसूस शख्स जो है वो मैसेजेस भेज रहा है और मैंने इसी फ़ोरम के ऊपर उसको रिप्लाई करना है। जो तीसरी चीज़ है वो उसकी थिंकिंग डिसऑर्डर है कि जो उसकी थिंकिंग है वो इलॉजिकल होना शुरू हो जाती है। वो आपसे बात करेगा, अचानक काट के दूसरी बात करेगा, अचानक ज़मीन की बात करेगा, अचानक आसमान की बात करेगा, तो वो फ़ौरन टॉपिक चेंज करेगा, वो अपनी बात का तसलसल बरकरार नहीं रख पाएगा। तीसरी इसके अंदर मूवमेंट डिसऑर्डर आता है। मूवमेंट डिसऑर्डर में उसके जो मोशंस हैं वो बहुत काउंट करते हैं कि वो एक ही बात बार-बार करेगा, एक ही हरकत, जैसे कहीं पे कुछ ख़ारिश कर रहा है या हाथ हिला रहा है या आपको गौर से देख रहा है तो देखता ही रहेगा, या टाँगें खींचना शुरू कर देगा, यानी कि वो उसके जो मूवमेंट है उसके अंदर आपको बाकायदा डिसऑर्डर नज़र आना शुरू हो जाता है। अब हम इसके नेगेटिव सिम्पटम्स देखते हैं और नेगेटिव सिम्पटम्स में सबसे पहले जो नेगेटिव सिम्पटम है वो क्या होता है कि उसका ज़िंदगी से इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है,
उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा लोगों में बैठना पसंद नहीं करता, अकेला रहना, तन्हाई पसंद होना शुरू हो जाता है। जो तीसरे सिम्पटम्स हैं वो कॉग्निटिव सिम्पटम्स हैं। कॉग्निटिव सिम्पटम्स सारे के सारे आपके ज़हन और आपके इल्म से मुतालिक होते हैं। इसके अंदर उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाती है। किसी नई चैप्टर को, किसी नए टॉपिक को वो नहीं कवर कर पाता, समझ नहीं पाता। अटेंशन है वो मुतासिर होती है, उसकी कंसंट्रेशन मुतासिर होती है। ये इसके सारे के सारे सिम्पटम्स हैं। अब हम इसकी कॉजेज़ देखते हैं और इसकी वजूहात जानते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं कि पेशेंट इस स्टेज तक पहुंच जाता है। देखिए, जब भी हम सिम्पटम्स या कॉजेज़ की बात करते हैं तो असल में इसका मकसद ये होता है कि जितने भी हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं उनके फिगर्स और फैक्ट्स देखने के बाद एक ऐसा डाटा दिया जाता है जिसके अंदर कॉमन सिम्पटम्स को ऊपर से झाग की शक्ल में उतार लिया जाता है और कॉमन कॉजेज़ को ऊपर से उतार लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहली जो कॉज़ है वो क्या है, वो जेनेटिक्स है। यानी कि ये जो बीमारी आमतौर पे फैमिलीज़ के अंदर रन करती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसके 100% चांसेस नहीं होते। लेकिन बहरहाल जितने भी केसेस आए हैं उनमें ये देखा गया है कि ये फैमिली के अंदर रन करती है। सेकंड में इसकी जो वजह है वो उसका एनवायरनमेंट हो सकता है कि वो ऐसे स्ट्रेस वाले माहौल में बहुत तवील अरसे से मौजूद है, या उसको अचानक इस तरह का शदीद सदमा पहुंचा है जिसके बाद वो इस बीमारी का शिकार हो गया है। जो तीसरी चीज़ है वो ब्रेन स्ट्रक्चर है। आम तौर पे क्या होता है कि जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो एक मुकम्मल मखलूक की सूरत में हमें नज़र आता है, लेकिन इस बीमारी के शिकार लोग माँ के पेट के अंदर ही जो फीटस होता है उसके ब्रेन स्ट्रक्चर में मखसूस जगह पे सही तरह से वो ग्रो नहीं कर पाता, वो जो उसका मखसूस एरिया होता है वो ग्रो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके अंदर वो कमी आना शुरू हो जाती है और 16 से 13 इयर्स के बीच में, इस एज में पहुंच के वो अपनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है। इसके ट्रीटमेंट्स देखते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले चूँकि मैंने आपको बताया था कि ये एक साइकोसिस स्टेज होती है, तो इस स्टेज के अंदर एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स दी जाती हैं और आम तौर पे पर्सन्स जो हैं, आम तौर पे जो पेशेंट है वो यहीं से वापस आ जाता है। लेकिन इसमें भी उसको तवील अरसे तक ये मेडिकेशन जारी रखनी पड़ती है। जिन लोगों के सिम्पटम्स इस मेडिसिन के बाद बेहतर ना हो तो उनको फिर क्लोज़ापाइन दी जाती है, और क्लोज़ापाइन जो है एक ऐसी मेडिसिन है जो कि पेशेंट के प्लेटलेट्स को गिराती है। इस मेडिसिन को लेने के बाद रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर प्लेटलेट्स काउंट जो है ये डाउन होना शुरू हो जाता है। ब्लड टेस्ट आने के बाद आप इसकी डोजेस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड में मैं यही दोबारा आपको बात कहूँगी कि अगरचे ये बीमारी क्योरेबल नहीं है लेकिन ये ट्रीटेबल है, इस बात को मत भूलें। सही टाइम पे इसको डायग्नोज करने के बाद इसको फ़ौरन मैनेज करें, क्योंकि जितनी जल्दी इस बीमारी को आप मैनेज करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी इस बीमारी को शिकस्त दे सकेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारी कीमती मालूमात के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।